नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 122 क्वेश्चन कर लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं, अर्थात दूरी के मात्रक किस ऑप्शन में है पूरे। तो देखिए, आपका बालिस्त है दूरी का मात्रक, मीटर भी दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी किसका मात्रक है, दूरी का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा कि 3 नंबर ऑप्शन में ये सभी दूरी के मात्रक हैं। अब बाकी के ऑप्शन देख लो। देखिए, यहाँ पर हर्ट्ज है, हर्ट्ज ये है आवर्ती का मात्रक, फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। तो ये हो गया है आवर्ती का मात्रक। पहले ऑप्शन में भी हर्ट्ज है, तो इसलिए हर्ट्ज किसका मात्रक हो गया है, आवर्ती का, इसलिए पहला ऑप्शन इसलिए गलत हो गया है। दूसरा है वर्ष, वर्ष भी किसका मात्रक है, ये तो साल का होता है ना, वर्ष को मापते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समीर अपने कंचे यानी गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों अर्थात सतहों, तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाला घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार रहेगा। बढ़ते क्रम में हमें बताना है। तो पहले तो समझिए कि घर्षण बल होता क्या है। घर्षण बल अर्थात फ्रिक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं। देखिए, जो घर्षण बल है ये चिकनी सतह पर सबसे कम लगेगा, चिकनी सतह पर। तो चिकनी सतह पर इसका मान होता है सबसे कम, सबसे कम। और जो खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह पर सबसे ज्यादा लगता है घर्षण बल का मान, सबसे ज्यादा या सबसे अधिक लगता है। घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है। तो यहां पर देखिए कि तनी हुई सेलोफोन सीट और कालीन और समाचार पत्र में सर्वाधिक चिकना कौन है, उस पर सबसे कम लगेगा घर्षण बल। तो तनी हुई सेलोफोन सीट जो है इस पर सबसे कम घर्षण बल लगेगा, क्योंकि क्या है, चिकनी है। तो सबसे पहले सेलाफोन सीट आएगी, किसमें है, देखिए इसमें नहीं है, सबसे पहले इसमें भी नहीं है। सेलाफोन सीट पहले ये आएगी, फिर समाचार पत्र पर ज्यादा लगेगा आपका घर्षण बल, और लास्ट में आ जाएगा कालीन, क्योंकि हमें बढ़ते हुए क्रम में लगना है। कालीन पर सबसे अधिक घर्षण बल लगेगा, ये बात आपको ध्यान में कर लेनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड रेखिकतः किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक्स एक्स पर निरूपित किया जाए तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। तो ये वेग और समय के बीच में ग्राफ निकालना है हमें। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है। ये तो हो गई क्या, एक्स एक्स, और ये क्या हो गई है, वाई एक्स हो गई है। समय हमें किस पर लेना है, समय हमें लेना है एक्स एक्स पर। तो यहां पर मैंने क्या ले लिया है, समय ले लिया है। तो यहां पर क्या जाएगा, वेग, क्योंकि वेग और समय के बीच हमें क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो ये बोल रखा है कि एक समान वेग से चल रही है, तो एक समान वेग करना है। तो वेग तो एक, मान लीजिए गाड़ी यहां से चल रही है तो वेग उसका एक समान रहेगा, लेकिन टाइम क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है, इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स एक्स के समानांतर एक समतल रेखा है। क्या ये सत्य है, क्या नहीं, ये सत्य नहीं है। दूसरा है, इस गति का वेग समय ग्राफ वाई एक्स के समांतर एक सरल रेखा है, गलत बात है। नेक्स्ट है, इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई एक्स के समांतर एक सरल रेखा है, गलत बात है। इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स एक्स के समांतर एक सरल रेखा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जो रेखा है ये वाली रेखा, ये किसके समांतर चल रही है, इस एक्स एक्स के समांतर चल रही है।
और एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है, अर्थात पेट्रोलियम में कौन सा उत्पाद नहीं पाया जाता है। तो देखिए, पेट्रोलियम में आपका पैराफिन मोम पाया जाता है, लेकिन कोक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। बिटुमेन भी पाया जाता है और स्नेहक तेल भी इसमें पाया जाता है। तो कोक में आपको ध्यान में रखना है पैराफिन मोम, बिटुमिन और स्नेहक तेल, ये तीनों पाए जाते हैं, इसमें कोक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी का चम्मच और एक धातु का चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष ताप 30 डिग्री सेल्सियस पर सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है, जो T1, T2 और T3 हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों के निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। तो कक्ष ताप पर रख रहा है क्या, एक तो लकड़ी का चम्मच है, एक धातु का चम्मच है और एक बोतल है, प्लास्टिक की बोतल। तो इन तीनों का जो तापमान है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। तो इनमें से कौन अपना प्रकाश संश्लेषण के जरिए भोजन बना सकता है। तो आपका जो शैवाल होता है, अर्थात जो एल्गी है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना ये क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब जो आपके शैवाल होते हैं, शैवाल में वास्तविक वास्तविक जड़, तना व पत्ती नहीं पाई जाती है। पत्ती नहीं होती इनमें, किनमें, शैवाल में नहीं होती है। जो शैवाल होते हैं, एल्गी होते हैं, ये मिलते कहां पर हैं, तो ये पानी में, नम मिट्टी में और इसके अलावा चट्टानों पर पाए जाते हैं। चट्टानों पर पाए जाते हैं। जो शैवाल हैं, ये थेलोफाइटा थेलोफाइटा पादप समूह में पादप थेलोफाइटा समूह में थेलोफाइटा समूह में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो शैवाल जो होते हैं, ये वातावरण की CO2 को अवशोषित करते हैं, वह O2 छोड़ते हैं। O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इसलिए पर्यावरण को साफ करने में मदद करते हैं। इसलिए जो शैवाल होते हैं, ये पर्यावरण को साफ करने में हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, कवक के बारे में। कवक क्या होते हैं, तो यहां पर लिखता हूं कवक। जो कवक होते हैं, कवक आपके यूकेरियोटिक जीव हैं। यूकेरियोटिक जीव होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब होता है जिनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। तो इनका केंद्र क्या होता है, वेल डेवलप्ड है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि एकोशिकीय कवक का उदाहरण क्या है। एकोशिकीय कवक एकोशिकीय कवक तो वो है आपका क्या, यीस्ट। और यीस्ट का वैज्ञानिक नाम है सेकेरोमाइसी सेरेविसी। कवक से दाद, खाज और खुजली ये अब किससे होती है, कवक से ही होती है। अगला हमारे पास है कि जो कवक होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति अर्थात जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ये किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक का जो भोजन होता है, ये अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं,
तो ये अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये एक अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है कवक अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, कवक के बारे में। अब बात करता हूं वायरस अर्थात जिसको जीवाणु बोलते हैं, विषाणु के बारे में। आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसकी जो खोज की थी, विषाणु की खोज, ये खोज किसने की थी, तो ये की थी इवानोस्की ने। इवानो इवानोवस्की ने की थी वायरस की खोज। तो ये की थी वायरस की खोज किस में की थी, तो ये की थी इसने तंबाकू मोजेक रोग के अध्ययन के द्वारा। तंबाकू मोजेक रोग के अध्ययन से इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है कि जो वायरस है, वायरस को वायरस नाम किसने दिया था, वायरस नाम। तो वायरस जो नाम दिया था, ये दिया था बेजेरिंग ने। बेजेरिंग ने नाम दिया था वायरस को वायरस नाम। इसलिए बेजेरिंग को क्या कहा जाता है, बेजेरिंग को विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बेजेरिंग को कहा जाता है विषाणु विज्ञान का जनक। ये कहा जाता आपको किसको, बेजेरिंग को कहा जाता है। इसके अलावा जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, निर्जीव के बीच की कड़ी होती है कौन, वायरस। और वायरस का अध्ययन कहलाता है क्या, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, वायरस का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजी। ये बात आपको ध्यान में कर लेनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूल बनाने में सहायता करते हैं। यानी कि जो भालू होता है वो सर्दियों में अपनी बचाव कैसे करता है, उसमें कौन से लक्षण पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो जो भालू होता है, भालू में क्या पाए जाते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं। भालू में सफेद बाल पाए जाते हैं, बिल्कुल ये बात सत्य है। चपटे पैर होते हैं, नहीं ये बात गलत है इसमें। और त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, ये बात सत्य है, लेकिन एक बात गलत हो गई है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया है। दूसरा हमारे पास है क्या, सफेद बाल पाए जाते हैं, ये बात सत्य है। मुड़े हुए लंबे और पेने नाखून होते हैं, ये बात भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, ये बात भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट आंसर सही है। अब देखिए तीसरा, सफेद बाल होते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन चपटे पेड़ नहीं पाए जाते हैं, गलत बात है। बालों की परतें होती हैं, नहीं वसा की परत होती है, ये बात भी इसमें क्या हो गई है, गलत तो बात हो गई है। और तीसरा वैसे ही गलत हो गया है कि सूंघने की तीव्र शक्ति होती है, चपटे पैर होते हैं, बिल्कुल गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है कि भालू में सफेद बाल, जिनको बोलते हैं फर बोलते हैं, सफेद बाल पाए जाते हैं, मुड़े हुए लंबे और पेने नाखून होते हैं, और त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। और वो वसा ही किसको क्या करती है, सर्दियों से बचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पहला है प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। बिल्कुल आपके दूध में यही पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। देखिए दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं क्या किसके बारे में, विटामिन, सबसे पहले विटामिन डी के बारे में बात कर लेता हूं, विटामिन डी के बारे में। इसके अलावा दूध में जो विटामिन ए भी नहीं पाया जाता है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है,
चलिए, और आपका जो आयरन है, लोहा, ये भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। इसमें देखिए विटामिन सी आ रहा है तो ये भी नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया है। अब विटामिन डी के बारे में सुनिए। जो विटामिन डी होता है, इसको धूप का विटामिन कहा जाता है। धूप का विटामिन, धूप का विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी होता है, ये वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। तो इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। धूप का विटामिन को इंग्लिश में बोलते हैं सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन कहा जाता है इसको, सनसाइन विटामिन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में। आयरन जो होता अर्थात लोहा, इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है एनीमिया रोग। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है आयरन की कमी से। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। शरीर वर्धक भोजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। किसको? आपका प्रोटीन को। और आयरन के बारे में हमने बात कर ली है। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइडिंग, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कहा जाता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। अर्थात कार्बोहाइड्रेट हमें फास्ट एनर्जी देता है, तीव्र ऊर्जा देता है, जल्दी से ऊर्जा देता है। जैसे ग्लूकोज आपने पिया होगा पानी में मिला करके, तो हमें क्या क्या आती है? जल्दी से ऊर्जा आती है शरीर में। हमारे शरीर, हमारे जो भोजन है उसमें दो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। एक तो हो गया है क्या? स्टार्च, एक तो गए स्टार्च और दूसरा है शर्करा अर्थात शुगर। ये दो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में पाए जाते हैं। अब बात कर लेता हूं मैं क्या, किसके बारे में? विटामिन जो ए है, विटामिन ए है, ये क्या होता आपका? वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन जो ए है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। ये बात भी आपको ध्यान में कर लेनी है। और विटामिन ए जो होता है, ये सर्वाधिक किस में पाया जाता है? तो ये सर्वाधिक पाया जाता है आपको किस में? गाजर में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है। ये हो गई विटामिन ए के बारे में। अब जो विटामिन सी है, उसके बारे में भी दो तीन बात कर लेते हैं। तो जो विटामिन सी है, ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन जो सी है, इसकी कमी से, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी है, इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक अम्ल है। विटामिन जो सी होता है, ये सर्वाधिक पाया जाता है खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका सर्वाधिक सोर्स जो होता है वो होता है आंवला, अर्थात आंवला में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यह बात ध्यान में रखनी होती है कि सब्जियों को छीलने पर, सब्जियों को छीलने पर विटामिन सी क्या होता है? नष्ट होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधी, जिसको बोलते हैं रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी, बेजनी, बेजनी नहीं है, बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है? तो होती है आयोडीन, अधातु होती है। तो आयोडीन क्या है? अधातु है, आयोडीन अधातु है। और आयोडीन एकमात्र
ऐसी अधातु है, एकमात्र अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है, चमकीली, चमकीली होती है। सामान्यतः अधातुओं में चम चमक का गुण नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है, किस में पाया जाता है, चमक का गुण धातुओं में पाया जाता है। तो ये अपवाद है किसका, अधातुओं का। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन भी क्या है, अधातु है। और ब्रोमीन क्या है, एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु जो किसमें पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। सामान्यतः अधातु द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है, तो ये अधातु क्या है, अपवाद होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन का प्रतीक हो गया है Cl, और सल्फर जो है, सल्फर का प्रतीक हो गया है S। ये बात भी आपको ध्यान में कर लेनी है। और आयोडीन का प्रतीक क्या हो गया है, I हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, वायु में भार होता है, बिल्कुल सत्य बात है कि वायु में क्या होता है, वेट होता है, भार होता है। दूसरा है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, मृदा में वायु अनुपस्थित नहीं होती है। क्या ये बात गलत है क्या, ये बात बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है, होती है। जल चक्कर में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल ये बात सत्य है। वायु स्थान घेरती है, ये बात भी क्या है, सत्य है। तो आपकी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया है, हमारा दो, हमारा आंसर सही हो गया है कि ये बात सत्य है। मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, ये बोल रहा है, लेकिन मृदा में तो वायु उपस्थित होती है। ठीक है, थोड़ी बहुत होती है लेकिन होती जरूर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों और स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिया गया कौन सा मिलान सही है। स्तंभ ए इस तरफ है और स्तंभ बी इस तरफ है, और ये आपके इस तरफ इनके ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यकृत है, लीवर है, लीवर क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो लीवर क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ए में तो क्या आ गया है, 4 आ गया है। ए में 4 कहां कहां पर है, तो देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब जो आमाशय होता है, आमाशय जो होता है, आमाशय का कार्य क्या होता है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन कहां से आरंभ होता है, आमाशय से। तो बी में आ गया है 1। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कि पित्ताशय जो है, पित्ताशय जो है ये क्या करता है, तो पित्ताशय का कार्य होता है पित्त रस संचित करना, पित्त को क्या करना है, स्टोर करना है। और अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय जो करता है ये करता है शुद्रांतर में पाचक रस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो ये हो गया इसके बारे में। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला है, सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, नहीं, ये बात बिल्कुल असत्य है। हमेशा गोल नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं की आकृति होती है। दूसरा है, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती हैं, बिल्कुल ये बात क्या है, सत्य है कि अगर कोई उत्तक होगा तो उनकी उसकी सभी कोशिकाएं समान होंगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उत्तक जो बना होता है वो समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। समान आकार और आकृति और कार्य में जो कोशिकाएं समान होती हैं वे मिल करके उत्तक का निर्माण करते हैं। तो दूसरा वाला बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, बिल्कुल ये बात भी क्या है, असत्य है। अगला है, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, बिल्कुल असत्य बात है। सभी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता, जैसे ऊंट और लांबा हो गया है, उसकी आरबीसी की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में कर लेनी है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया है कि ऑप्शन 2 क्या हो गया है, सही है।
नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान किया गया है? सही मिलान कौन सा किया गया है? चलो, यीस्ट है, यीस्ट में कौन सा जनन पाया जाता है? तो यीस्ट में आपका मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन द्वारा क्या होता है? जनन होता है। आलू जो है, आलू में कायिक प्रवर्धन द्वारा क्या होता है? जनन पाया जाता है। तो आलू में कायिक प्रवर्धन द्वारा जनन पाया जाता है। शैवाल में खंडन द्वारा जनन होता है और कवक में बीजाणु समासंग अर्थात बीजाणु जनन द्वारा जनन होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो MA4 है। MA4 कहां कहां पर है? देखिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब देखिए, जो यीस्ट है, यीस्ट है, ये क्या है? एक कवक है। तो यीस्ट क्या है? कवक है, फंगी है। और यीस्ट, यीस्ट जो है ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट का उपयोग कहां पर किया जाता है? यीस्ट का उपयोग एल्कोहल निर्माण में किया जाता है। एल्कोहल निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। एल्कोहल निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कवक जो होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल जो है, वो बनी होती है किससे? काइटिन से बनी होती है। और कवक क्या होते हैं? आपके यूकेरियोटिक जीव हैं। यूकेरियोटिक जीव, यूकेरियोटिक जीव उनको बोला जाता है जिनमें, जिनका केंद्र, कोशिका केंद्र क्या होता है? वेल डेवलप्ड होता है, मतलब सुविकसित पाया जाता है, उनको बोलते हैं यूकेरियोटिक। तो कवक में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? वेल डेवलप होता है, मतलब सुविकसित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदूषक ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के लिए उत्तरदायी कौन है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गलत है। दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन परत को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी के देखिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, इसके अलावा आपका मेथेन हो गया है। ये क्या है? तो आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो गई है CO2 गैस हो गई है, एक हो गई है आपकी कौन? मेथेन गैस हो गई है। मेथेन हो गई, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग में हो गई है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई है। ये ग्लोबल वार्मिंग में भाग लेती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है ये तापमान को बढ़ाती हैं, तापमान का बढ़ना, ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात पृथ्वी के तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो CO2 और CH4 और N2O ये क्या करती हैं? आपके ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोगों को निरूपित कौन करता है? ये है, पहला है हमारे पास क्या? रक्त क्षीणता। देखिए, रक्त क्षीणता कोई संचारी रोग नहीं है। रक्त क्षीणता कब होता है? तो जो रक्त क्षीणता है, जिसको बोलते हैं क्या? आपका रक्ताल्पता भी बोलते हैं। तो रक्त क्षीणता जो होती है, ये आपकी हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो ये कोई संचारी रोग नहीं है। संचारी रोग का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलता है, उसको बोलते हैं संचारी रोग। तो ये तो नहीं है। स्कर्वी रोग भी कोई संचारी रोग नहीं है। और स्कर्वी रोग जो होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। अतिसार जो है, अतिसार है, ये भी आपका कोई संचारी रोग नहीं है। अतिसार जो रोग होता है, ये आपके दूषित जल व भोजन से होता है। दूषित जल व भोजन से होता है। हैजा है, हैजा है, ये आपके किसके कारण होता है? हैजा होता है जीवाणु से। हैजा होता है जीवाणु से। और जीवाणु का नाम क्या है? वो है विब्रियो कोलेरी।
विब्रियो कोलेरी इस जीवाणु से होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया है कि रक्त क्षीणता और स्कर्वी तो हीमोग्लोबिन और विटामिन सी की कमी से होते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास है मियादी बुखार जिसको बोलते हैं टाइफाइड, मलेरिया और रक्त क्षीणता और स्वाइन फ्लू। देखिए इसमें रक्त क्षीणता आ गया है, तो रक्त क्षीणता किसके कारण होता है? आपका हीमोग्लोबिन की कमी से। बाकी के जो हैं वो आपके क्या है? संसारी रोग हैं। तो फिर से ये ऑप्शन 2 गलत हो गया है। आगे देखिए, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड बोलते हैं, स्वाइन फ्लू, मलेरिया और पोलियो, ये क्या है? संसारी रोग हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। जो स्वाइन फ्लू है ये किसके कारण होता है? स्वाइन फ्लू आपका होता है वायरस के कारण। वायरस जिसको क्या बोलते हैं? विषाणु भी कहा जाता है, विषाणु भी कहा जाता है। टाइफाइड है, टाइफाइड आपके किस कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और किस जीवाणु के कारण? साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। मलेरिया है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। और पोलियो जो है, पोलियो आपके विषाणु के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे देखिए, डायबिटीज है, डायबिटीज तो आपके किसी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है ब्लड में, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है टाइफाइड, सॉरी वो डायबिटीज रोग। और मियादी बुखार हमने पढ़ लिया है, ये होता है जीवाणु से होता है, जीवाणु जनित रोग है। और साल्मोनेला टाइफी से होता है। और मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। और रक्त क्षीणता किस कारण होता है? रक्त क्षीणता आपका देखिए आरबीसी की कमी से भी होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से भी होता है, विटामिन बी 12 की कमी से होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं किस किस से होता है रक्त क्षीणता? रक्त क्षीणता, तो रक्त क्षीणता है ये देखिए हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। रक्त क्षीणता आपका आरबीसी की कमी से होता है, आरबीसी की कमी जब हो जाती है शरीर में तब भी आपका रक्त क्षीणता होता है। इसके अलावा रक्त क्षीणता आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से, अर्थात जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तब भी रक्त क्षीणता होता है। इसके अलावा रक्त क्षीणता विटामिन जो बी 12 है, विटामिन बी 12 की कमी से भी रक्त क्षीणता रोग होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये होते हैं आज की क्लास के हमारे क्वेश्चन। अगर देखिए आपको क्लास अच्छी लगती है तो जरूर से सपोर्ट कीजिए। इसी प्रकार से क्लास चलती रहेगी, लगातार बने रहना है, ताकि हमें समय के साथ क्या रहेगा? इम्प्रूवमेंट आएगा और हम अपने आप में क्या कर सकते हैं? धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तो हम एग्जाम को भी करेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।